हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने किसी वीडियो के अंदर ऐसा नहीं बोला है, और ये टॉपिक स्टूडेंट्स अक्सर रटने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी चीज को आसानी से समझ लेते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती, बस आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करते हैं, और एक पॉइंट अगर आपको याद आया तो उस पॉइंट की वजह से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और उसी चीज को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसके सभी स्टेप्स को कवर करेंगे। यहां पर देखो, थ्योरी के माध्यम से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं डिस्कस करूंगा इसका आउटलाइन, जो पूरा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं आउटलाइन के अंदर, वो सारे बहुत अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन होगा, सर ये ग्लाइकोलिसिस है क्या? इस वर्ड को जरा स्प्लिट करो, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। आप जो खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप लोग फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, यानी जो भी आप लोग खाना खाते हैं, और वो सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं? ताकि एनर्जी रिलीज कर सके, और उस एनर्जी से हमारे पूरे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहती है। उस एनर्जी की मदद से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, वो सारी एक्टिविटी होती है। इतनी बात समझ में आई? तो सेलुलर रेस्पिरेशन का, यानी कि जब आप खाना खा लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होने का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस ही है, और ये हम पढ़ रहे हैं प्लांट के अंदर। ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके सभी स्टेप्स को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे हम ईएमपी, उन्हीं के नाम पर ही इसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस वर्ड को जरा स्प्लिट करो, जरा इसको तोड़ कर देखो, तो निकल कर आएगा ग्लाइको, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वर्ड होता है, जिसे आप सिंपली शुगर बोल सकते हैं। लिसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, डिसोल्यूशन। तो जब आप किसी चीज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उसे हम लिसिस कहते हैं। तो यहां पर इन दोनों वर्ड को आप जोड़ कर देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर मॉलिक्यूल का लिसिस होना, यानी इसको ब्रेकडाउन करना, जिससे कि एनर्जी रिलीज कर सके। तो ग्लाइकोलिसिस का यही मतलब होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को मैंने आपको बताया कि इसे 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एमडेन, मिरहॉफ एंड प्रनस। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रक्रिया होती कहां पर है हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में? तो ये कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोसोल होता है, उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। आप कहेंगे सर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस तो 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है। देखिए, कैटाबॉलिक में क्या होता है, जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, और जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, तोड़ने को तो हम कहते हैं कैटाबॉलिक, लेकिन जब आप जोड़ते हैं, किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो आप जरा सोचिए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में आप शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं, यानी कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर भी कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक स्टूडेंट्स, आगे नोट डाउन करेंगे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में होने वाले सामान्य स्टेप्स को 3 जर्मन साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पर इसे हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एमडेन, मिरहॉफ एंड प्रनस। इस क्रिया में होने वाले कुछ स्टेप्स निम्न प्रकार हैं। इस क्रिया में सबसे पहले होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब समझते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। जब किसी मॉलिक्यूल पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो आइए देखते हैं कि फॉस्फोराइलेशन की क्रिया कहां पर होती है। इस क्रिया में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अथवा जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होती है, उस पर कुछ फॉस्फेट ग्रुप मिल करके हेक्सोस फॉस्फेट बनाती हैं। हेक्सोस फॉस्फेट क्यों बनाती हैं? क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज जो होता है, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, यानी एक हेक्सोस शुगर रहता है। तो हेक्सोस पर अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हेक्सोस फॉस्फेट।
इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो आपने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कहां पर हुआ, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर हुआ। ठीक है, इस क्रिया में एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है वो जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट होती है दोस्तों, आप जरा सोचिए। एटीपी की फुल फॉर्म देखो ध्यान से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट। ये जो संख्या होती है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, नोना, डेका, ये सब आपने केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नेम्स सीखने के लिए जरूर यूज किया होगा। तो ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट। एटीपी में 3 फॉस्फेट है, लेकिन यही अगर ये कन्वर्ट हो जाए एडीपी में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी अब ये 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। आपका क्वेश्चन होगा सर ये 1 फॉस्फेट कहां गया, तो 1 फॉस्फेट चला जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, यानी फॉस्फोराइलेशन की क्रिया में ये जो फॉस्फेट ग्रुप देने का काम करता है वो एटीपी करता है, और एटीपी एक बायोलॉजिकल करेंसी है, एक एनर्जी का एक रूप होता है। इस क्रिया में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये कैटालिसिस की तरह वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम समीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ग्लूकोज एटीपी के साथ मिल जाता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये कैटालिसिस की तरह वर्क करता है। तो ग्लूकोज और एटीपी आपस में रिएक्शन करते हैं इस एंजाइम की प्रेजेंटेशन में, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर के एटीपी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुका है और एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2 स्टेप में क्या होता है। अब ये जो आपको ग्लूकोज दिखाई पड़ रहा है ये एक और एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ये क्या करेगा, ये बस ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन कर देता है और इसे कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये आइसोमराइजेशन इसलिए होती है ताकि एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा सके। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में जरा ध्यान से देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो दोबारा से एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करेगा, यानी इस एटीपी से एक और फॉस्फेट ग्रुप को यहां पर ग्रहण करेगा, और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप किसे दे दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। डाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर अब 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुके हैं फ्रक्टोज पर, एक तो फर्स्ट कार्बन पर और एक 6वें कार्बन पर, 6 कार्बन पर। समझ में आ रहा है, ये अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, अभी मैं आपको जब आउटलाइन दिखाऊंगा ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक देखा कि हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये एटीपी का एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेकर के कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। ठीक है, और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएगी जिसे आपको ध्यान से समझना है। अब ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी आप लोग इसे कह सकते हैं क्योंकि इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। ये एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल अब जो है 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। एक मॉलिक्यूल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक, और ये 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड ये है, 3 कार्बन कंपाउंड ये है, यानी टोटल आप देखेंगे तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड था ये, और ये डिवाइड हो गया 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड में। ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल में। अब यहां पर आपको 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग जो ये पूरा देख रहे हैं अभी प्रैक्टिकली तरीके से थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको चलिए डायरेक्टली आउटलाइन दिखाता हूं, क्योंकि अगर आपको आउटलाइन समझ में आ गई तो आप थ्योरी भी आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ध्यान से समझना है पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। मैंने आपसे कहा कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले क्या होगा, इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। ठीक है, यानी कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, यानी कि इसमें यहां पर हमने एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर लिया। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओवरऑल हम बाद में देखेंगे कि भाई इसमें एटीपी खर्च हो रहा है या एटीपी का हमें फायदा हो रहा है। हम तो बात कर रहे थे कि भाई इसमें एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा यहां पर खर्च हो रही है। तो ओवरऑल हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग काउंट करते रहना कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल हमने यूटिलाइज किया।
तो फर्स्ट स्टेप जो कि फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हमने देखा कि ग्लूकोज का हो गया है फॉस्फोराइलेशन, यानी उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो चुका है और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको डोनेट किसने किया, एटीपी ने, और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है Mg2+ आयन की प्रेजेंटेशन में एडीपी में। ठीक है, ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट होने के लिए। कौन, Mg2++, ठीक है, यानी Mg2+ आयन। इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है फोस्फोहेक्सोकाइनेज, ये आप लोग याद रखना। आगे देखिए क्या होता है। अब ये जो ग्लूकोज है कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना है जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका हो जाता है आइसोमराइजेशन और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एक एंजाइम जिसका नाम है फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ये हेल्प करता है। और ये आइसोमराइजेशन सिर्फ इसलिए हुआ ताकि एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा सके। ठीक है, तो यहां से यहां तक कि आप देखेंगे पूरा ये फॉस्फोराइलेशन ही होता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन ही होता है दोनों स्टेप में। ये जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब इस पर एक और आकर के एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो डोनेट करेगा फॉस्फेट ग्रुप को और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस भी किया था, वही जस्ट आउटलाइन हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया फाइनली फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, यानी कि इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए हैं और दोनों बार जो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया है वो एटीपी ने डोनेट किया है। यानी कि अभी तक आप लोग याद रखना कि हमने 2 एटीपी के मॉलिक्यूल को खर्च कर दिया है, यूटिलाइज कर दिया है, यानी यहां पर हमने अपनी बायोलॉजिकल करेंसी एटीपी को, एनर्जी को हमने यहां पर खर्च किया है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। अब ये जो हमारा कन्वर्जन हुआ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का, ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन अब ये ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अब हम आगे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल में ही इसको कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड में। यानी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेज, इसकी प्रेजेंटेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में। एक का नाम है फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और ये एक दूसरे में आसानी से कन्वर्जेबल है। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि ये सब क्या थे, हेक्सोस फॉस्फेट, क्योंकि वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ट्रायोस फॉस्फेट, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब यहां पर आगे क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारा फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। ठीक है, अब इस बार फॉस्फेट ग्रुप किसने डोनेट किया स्टूडेंट्स, H3PO4 ने डोनेट किया। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको कहा था स्टूडेंट कि अब आपको 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलना है, क्योंकि हमने 6 कार्बन वाले कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, तो हम 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करके चलेंगे तो हमें 2 फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहां पर 2 H3PO4 के मॉलिक्यूल को लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग जनरली जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप का एडिशन होता है। आप कहेंगे सर यहां पर तो ऑक्सीजन ग्रुप का एडिशन हो ही नहीं रहा है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन की तरह ही कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने ऑक्सीडेशन के बारे में जाना है केमिस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी पढ़ा हो तो आप लोगों ने ये जाना होगा कि ऑक्सीडेशन वहां पर भी होता है जहां पर हाइड्रोजन ग्रुप का रिमूवल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं और वो हाइड्रोजन कौन लेता है, ये जो NAD होता है ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के कन्वर्ट हो जाता है NAD2H में। आप कहेंगे सर ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर एक मॉलिक्यूल होता 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का तो एक ही NADH की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर 2 मॉलिक्यूल आप लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये जो है 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा 2Na, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NAD2H में। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। और ये सब जो कन्वर्जन हो रहा है किसकी प्रेजेंटेशन में, यहां पर अलग अलग तरह के एंजाइम्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में। अब देखिए आगे क्या होगा। अब ये कन्वर्ट हो चुका है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब आगे क्या होगा, ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि ये अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है एडीपी को।
ठीक है, किसको डोनेट किया? एडीपी को, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को। अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि जिसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, अगर वो इनसे एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। अब चूंकि मैंने आपको कहा स्टूडेंट की 2 मॉलिक्यूल आप कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यहां पर हमें 2 फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे और 2 फॉस्फेट ग्रुप को लेने के लिए हमें 2 एडीपी के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 2 एटीपी में। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या होगा। फाइनली हमारा जो कंपाउंड है जो जिसका नाम है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो गया अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करने के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि अभी भी यहां पर 3rd पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और हम 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चल रहे हैं, इतना याद रखना। अब ये जो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटाज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। अब इसका होगा फाइनली इनोलेशन। इनोलेशन में ये इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड में, ठीक है। इस प्रक्रिया में वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। अब फाइनली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कंपाउंड जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम है 2 फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड में। तो आप कहेंगे सर इसके जो दूसरे पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप था उसको किसने लिया? उसको लेता है एडीपी ने, ठीक है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके पास 2 फॉस्फेट होते हैं, और इस फॉस्फेट ग्रुप को लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो आप देखेंगे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि यहां पर 2 एडीपी ने 2 फॉस्फेट ग्रुप को लिया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ही फॉस्फेट ग्रुप आएगा ना। तो फाइनली हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज जरा आपने नोट डाउन किया होगा कि हमें यहां पर टोटल यहां से यहां तक के 4 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक तो यहां पर हमें 2 एटीपी मिल गया, एक यहां पर हमें 2 एटीपी मिल गया, 4 एटीपी के मॉलिक्यूल हमें मिले। और आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने 2 एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च किया था और बने कितने? 4 एटीपी के मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल आप देखें तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में हमें 2 एटीपी का लाभ हुआ, यानी ऊर्जा यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो हमने प्रोड्यूस किया है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है ये एंटर करेगी टीसीए साइकिल में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे टीसीए साइकिल के बारे में। ये आपका खत्म हो गया। तो यही है स्टूडेंट्स आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये आउटलाइन अच्छे से समझ लिया कि किस स्टेप में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कहां पर 2-2 मॉलिक्यूल हमें कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अगर आपने ये चीज याद कर ली तो आपको सारा समझ में आ गया। तो यहां पर आप खुद ही बताइए कि इसमें रटने जैसा क्या है। अब मैंने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप का अगर एडिशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि 6वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ। फिर मैंने आपको कहा कि भाई इसका आइसोमराइजेशन होगा, तो आइसोमराइजेशन होगा तो ग्लूकोज अब जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर अगर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा फर्स्ट कार्बन पर आकर के, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, ठीक है। इसमें रटने जैसा क्या है, आप मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो और मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद कन्वर्ट हो रहा है नेक्स्ट कंपाउंड में, तो उसी कंपाउंड का नाम आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आकर के चीजें बदल ये जाती हैं कि अब ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ये जो है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम यहां पर 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, देन उसके बाद ये जो है फाइनली कन्वर्ट होते होते पायरुविक एसिड में, यानी जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है और ग्लाइकोलिसिस रिलेटेड एमसीक्यूज काफी सारे बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, या फिर स्टूडेंट आपका सीएसआई लाइफ साइंस हो, नीट एग्जाम हो, इन सभी के अंदर बता रहा हूं मैं। तो फाइनली एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड होता है और ये एंटर करता है टीसीए साइकिल में, ठीक है। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट स्टेप था, टीसीए साइकिल ये सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है। तो यानी सेलुलर जो रेस्पिरेशन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपने आज की इस वीडियो के अंदर देख लिया है। ओवरऑल मैं थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए फाइनली हमें फायदा क्या हुआ, टोटल आउटपुट देखते हैं। ये तो है टोटल इनपुट, टोटल आउटपुट में आपको दिखा देता हूं कि भाई आपको फायदा क्या हुआ। आपको ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी की तरफ जाओ ही मत। अगर आपको आउटलाइन समझ में आ गई है, आउटलाइन के माध्यम से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आउटपुट में जरा ध्यान से देखिए। फाइनली हमें भाई 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में प्राप्त हुए।
आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई 2 पायरुविक एसिड लिखा हो। देखिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। ग्लूकोज का अगर अब आप अपघटन करते हैं, अगर आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होंगे 3-3 कार्बन कंपाउंड वाले, जिसका नाम है पायरुविक एसिड। तो फाइनली हमने देखा कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर आप तोड़ते हैं तो 2 पायरुविक एसिड मिलता है, 4 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और उन 4 एटीपी में से हमने देखा कि भाई स्टार्टिंग में हमने 2 एटीपी खर्च किया था, तो ओवरऑल आप देखें तो हमें 2 ही एटीपी का फायदा हुआ। इसके बाद 2 एडीपी और साथ में हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन भी रिलीज होते हैं, और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा क्रेब्स साइकिल, जिसे हम टीसीएस साइकिल के नाम से जानते हैं, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।